नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका न्यू इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सबको विदित है कि आरपीएससी ने जो सिलेबस चेंज किया है तो उसमें यूनिट नंबर 3 है, पेपर नंबर 1 में अकाउंट और ऑडिटिंग। उसका देखिए जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। ये पहले भी इस जो है 20 नंबर का ही हुआ करता था और वर्तमान में भी इसका वेटेज उतना ही है, लेकिन सिलेबस में जो है थोड़ा सा बदलाव किया है। अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सिलेबस को थोड़ा ईजी बना दिया गया है पहले की तुलना में। पहले कुछ क्लिष्ट चीज़ें थी। अकाउंट और ऑडिटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो है ना तो आपने 10th तक पढ़ा इसे, ना 11th 12th में पढ़ा, ना आपने ग्रेजुएशन में जो सामान्य पृष्ठभूमि के लोग हैं उन्होंने इसे पढ़ा है। यहाँ पर ये सभी के लिए समान है। जीएस लेवल की ही इसमें बातें की गई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है बड़े स्तर की बातें नहीं की गई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका वेटेज 20 नंबर है, जो 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन में और 5-5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन में विभाजित है। और 20 में से 14 से 16 नंबर आसानी से लिए जा सकते हैं, क्योंकि 100% जो चीज़ें हैं, 95 से 100% चीज़ें नोट्स से आपको पूरी तरह से जो है एग्ज़ाम हॉल में आपको पूरी तरह से मिल जाएंगी। और साथ ही में हिस्ट्री जैसे जो क्लिष्ट सब्जेक्ट हैं, बड़े सब्जेक्ट हैं, उनकी तरह ये टफ नहीं है इसमें स्कोर करना। इसमें स्कोर करना काफ़ी आसान है। देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, जो है अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए हम इसे कैसे पढ़ें? देखिए, पढ़ेंगे उन बच्चों के नंबर 10 भी आएंगे, 8 भी आएंगे, 12 भी आएंगे। लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है कि इस सब्जेक्ट में हम उस मार्जिन को निकाल सकते हैं जो बड़े बड़े सब्जेक्ट में अगर हमारे साथ थोड़ी बहुत चोट हो जाए तो उसकी भरपाई हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, 14 से 16 नंबर, यानी 20 में से 14 से 16 नंबर का मतलब है 70 से 80% मार्क्स। जो आप बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं उनमें लगभग ये नामुमकिन है, इतने मार्क्स आरपीएससी नहीं देता है, भले आप कितने भी अच्छा लिख के आए। लेकिन यहाँ पर जो है मार्किंग मैथ्स की तरह होती है, अगर आपने लिखा अच्छा है तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान, ये पहली बार जुड़ा है। वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक, उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन, यूनिट 1 है ये, लेकिन इसमें टॉपिक 3 है। तो पहला तो आपका जो है ये डबल एंट्री सिस्टम है अकाउंटिंग की। फिर उसके बाद में कुछ टेक्निक्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके बाद में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल अकाउंटिंग, जैसे हमने यहाँ पर सामाजिक और उत्तरदायित्व लेखांकन के बारे में जाना है। फिर सेकंड यूनिट में आए तो अंकेक्षण का अर्थ और उसके उद्देश्य हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक निष्पत्ति, दक्षता अंकेक्षण, ये अलग अलग सेपरेट टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में सरकारी अंकेक्षण की प्रारंभिक जानकारी। तो ये वही है जो हम पॉलिटी में कैग जो पढ़ते हैं, वही है ये यहाँ पर सरकारी अंकेक्षण की प्रारंभिक जानकारी। तो थोड़ा बहुत वहाँ से रिलेट अपन कर पाएंगे। फिर यूनिट नंबर 3 है जिसमें केवल और केवल 2 टॉपिक हैं, निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बजटिंग, और फिर जीरो बेस्ड बजटिंग यानी कि शून्य आधारित बजट, इनकी सामान्य जानकारी। और उसने अलग से देखिए आरपीएससी ने स्पेसिफाइड करके लिखा है सामान्य जानकारी, जो बिल्कुल जीके से ही जुड़ी हुई है। उसमें अपन को किसी वैकल्पिक विषय के स्तर पर जाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम सिलेबस को थोड़ा सा डिकोडिंग कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक तो एक लिखा हुआ है लेकिन उसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स अपन को दिए हुए हैं। देखिए, यूनिट नंबर 1 में हमने लेखांकन की दोहरा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम देखा है। तो वहाँ पर सबसे पहले इसके प्रावधान देखेंगे कि कब इसका जो है इसको मार्केट में कॉमन रूप से यूज़ किया जा रहा है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कमियां हैं, और जो इकहरा प्रणाली है यानी कि जो पारंपरिक प्रणाली है उससे ये किस प्रकार से अलग है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन फ्रेम हो। देखिए, क्वेश्चन हमेशा इस तरह से नहीं आएगा जैसा टॉपिक अपन को सिलेबस में दिया हुआ है। काफ़ी बार आरपीएससी एक्सपेरिमेंट भी करती है, तो वो भी हम सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। फिर है वित्तीय विवरण की विश्लेषण तकनीक यानी कि टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर तुलनात्मक है, समानाकार है, प्रवृत्ति है, अनुपात है, रोकड़ प्रवाह है, समविच्छेद है और कोष प्रवाह है। देखिए, किसी भी कंपनी के लाभ हानि को आंकने के लिए, उसके एक सालाना टर्नओवर को आंकने के लिए, या एक ही व्यवसाय की कई कंपनियों के बारे में विश्लेषण करने के लिए, ये सारी जितनी भी पद्धतियां ये हमें दी हुई हैं। तो कितना पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो इस तरह से जब हम किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, किसी फर्म को देखते हैं, तो उसमें ये 8 के 8 जो तकनीक हैं ये काम में आती हैं। तो इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे आगे। फिर है हमारा सेकंड यूनिट में उत्तरदायित्व एवं सामाजिक लेखांकन, जिसमें प्रमुख केंद्र, लाभ और भारत में इसकी अवधारणा किस प्रकार से जो है प्रासंगिक है, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। फिर है अंकेक्षण का अर्थ और उद्देश्य यानी कि मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। देखिए, अंकेक्षण और लेखांकन 2 शब्द आते हैं जो
शुरुआत में अपन को भ्रामक लग सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी इनमें डिफरेंस है, बिल्कुल साफ है। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो यहाँ पर जो उल्लेख हुआ है वो देखिए पहले लेखांकन का हुआ है, उसके बाद में अंकेक्षण का हुआ है, और यही जो तरीका होता है अकाउंटिंग में, यही इसी को हम फॉलो करते हैं। देखिए लेखांकन में क्या है, किसी भी व्यवसाय के बारे में अपन जो भी एंट्री करते हैं उसका कितना आया और कितना गया, चाहे वो वस्तु हो, सेवा हो या मौद्रिक मूल्य हो, तो इस तरह के हिसाब किताब को जब हम एंट्री करते हैं तो वो हमारी प्रारंभिक अवस्था है, यानी कि लेखांकन। उसके बाद अंकेक्षण में अगर हम जाएं तो अंकेक्षण में इन सब का ऑडिट किया जाता है, स्क्रूटनी की जाती है कि जो हमने यहाँ पर एंट्री किया है वो सही है या गलत है, और उससे लाभ हानि बना करके तलपट तैयार करना और उसके विश्लेषण के लिए मार्केट में एनालिसिस देना कि आप निवेश कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सारी बड़ी प्रोसेसिंग है। तो ये सब अपन इसमें अंकेक्षण में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसके अलावा सामाजिक निष्पत्ति और दक्षता अंकेक्षण, ये हमेशा साल दर साल पूछते, हमेशा जो है बदल बदल कर पूछे जाते हैं और काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, तो इसमें मतलब कोई नई बात नहीं है। काफ़ी बार आमतौर पर फिनोमेना होता है कि जो पिछली बार आया हुआ प्रश्न है उसे तो पढ़ना ही नहीं है क्योंकि वो आरपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन आरपीएससी इस बात को जानता है कि ऐसे सब्जेक्ट में आप पढ़ाई से बचने के लिए कुछ अपने इस तरह के शॉर्टकट इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर आरपीएससी आपको फेल कर देगा, क्योंकि वो उस प्रश्न को वापस से दे देगा। अब जैसे दक्षता अंकेक्षण है, इसको इंग्लिश में एफिशिएंसी बोला जाता है, लेकिन इससे पहले जब सिलेबस था उसमें दक्षता का नाम कुशलता अंकेक्षण था। इंग्लिश में तो देखिए एफिशिएंसी ही रहेगा, लेकिन इस तरह से नामों का थोड़ा सा फेर है जो हम आपको अच्छे से बता देंगे। फिर है सरकारी अंकेक्षण की प्रारंभिक जानकारी, यानी कि गवर्नमेंट ऑडिटिंग किस तरह से होती है। तो सर्वोच्च अधिकारी यानी कि इनको करने के लिए प्रक्रिया, लाभ और दोष, और भारत में जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से जो है प्रचालित हो रही है, चाहे वो अंग्रेजों के समय के पहले की हो या उसके बाद में और वर्तमान तक जो चली आ रही व्यवस्था, उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। यूनिट नंबर 3 है, तो यहाँ पर निष्पादन बजट यानी कि परफॉर्मेंस बजट, इसके अलावा शून्य बजट की प्रारंभिक जानकारी, जीरो बेस्ड बजटिंग। देखिए प्रारंभिक जानकारी है वो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी। तो आरपीएससी ने इतना क्लियर कर दिया कि भाई यहाँ पर सब लोग बराबर हैं, आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, लेकिन ये सबके लिए उसी लेवल पर इसका जो, अगर हम हार्ड और टफ की बात करें या इजी या ऐसे मोड की बात करें कि ये एग्जाम और ये पेपर किस तरह का है, तो ये जीके स्तर का है, यानी सभी यहाँ पर आके बराबर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न पत्रों को हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जूम करवाऊंगा। मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ, ये वर्ष 2021 आरएस मेंस का जो है पेपर है, ठीक है। तो इसमें दोहरा लेखन प्रणाली से ये प्रश्न आया है, और मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ जो नाम जैसा है मिश्रित जर्नल प्रविष्टियाँ, तो उसी तरह से इसकी परिभाषा है कि जब एक ही व्यवहार में 2 या 2 से अधिक एंट्रियाँ करनी पड़ती हैं एक ही तिथि में, तो उनको वहाँ पर एक साथ लिख दिया जाता है। तो वही जो है एक सामान्य चीज़ है बिल्कुल। फिर है प्रवृत्ति विश्लेषण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। ये वित्तीय विश्लेषण विवरण तकनीक जो हमारा फर्स्ट यूनिट में है वहाँ से पूछा गया है। इसके बाद में उत्तरदायित्व लेखांकन के संदर्भ में 4 उत्तरदायित्व केंद्रों को बताइए। देखिए ये डायरेक्ट सिलेबस का हिस्सा है और इसे सिलेबस से जो है पूछा गया है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 4, अभी हम 2-2 नंबर वाले प्रश्नों की श्रेणी में चल रहे हैं। सरकारी अंकेक्षण में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का पदनाम क्या है। देखिए डायरेक्ट सिलेबस के जो अगर हम पॉइंट को ही डिकोड कर लें तो अपन को जो क्वेश्चंस हैं वो बाहर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। सरकारी अंकेक्षण की जानकारी। फिर है शून्य बजटिंग, भारत सरकार द्वारा शून्य बजटिंग को क्यों अपनाया गया था। तो ये सब इसकी परिभाषा, इसके लाभ, उसकी विशेषताओं में और पारंपरिक बजट प्रणाली के क्या क्या दोष हैं, उनमें इस प्रश्न का जो है उत्तर छुपा हुआ है। फिर 5 नंबर वाली उसमें जाएं तो उचित उदाहरण देते हुए लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के संदर्भ में द्विपक्षीय अवधारणा को समझाइए। तो ये लेखांकन की दोहरा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम में दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 यानी 5-5 नंबर वाले जो प्रश्न है उन प्रवृत्ति में दूसरा प्रश्न, निष्पादन बजटिंग सरकार व सार्वजनिक उपक्रमों के लिए उपयोगी है क्यों। तो ये जो टॉपिक है इसी में जो हमने डिकोड किया है जिन जिन टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को, उनमें इसका उत्तर छुपा हुआ है जिसे हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे और बिल्कुल टू द पॉइंट हमें पढ़ना है। देखिए पढ़ाई के लिए जो अभी मैं आपको सारी स्ट्रेटजी बता दूंगा। तो देखिए इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 7, 2 नंबर वाले 5 प्रश्न हैं,
5 नंबर वाले 2 प्रश्न आते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, आरपीएससी की जो कॉपी है वही हमने स्कैन किए हैं। देखिए आपको लाइन कितनी मिलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भी आप मान सकते हैं। काफ़ी बार ये 6 से 7 भी होती है, काफ़ी बार ये 8 से 10 भी होती हैं। ये बिल्कुल रैंडमली होता है, इसका कोई व्याकरण नहीं है फ्रेंड्स। हर साल आरपीएससी अपने स्पेस को और अपने जो क्वेश्चंस के जो पैरामीटर्स हैं उनको बदलती रहती है। ये क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार भी हो सकता है और आरपीएससी ऐसा रैंडमली करती है, इसका कोई वो मतलब एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको वही पैटर्न जो है दिखाई देगा। तो इस तरह से आरपीएससी का अपना टोन होता है जिस पर वो चलती है। अब हम देखें कि जो हमने अभी ये सारी बातें एनालिसिस किए हैं, इनसे हम सीखते क्या क्या हैं, लर्निंग क्या क्या सीखते हैं, तो इसे हम जो है 1 बाय 1 देख लेते हैं। उससे पहले वर्ष 2018 का जो आरएस मेंस का पेपर हुआ था उसमें भी जो है हम थोड़ी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कुशलता अंकेक्षण को परिभाषित कीजिए। फ्रेंड्स 2018 के बाद में 2021 में जो है सिलेबस को बदला गया था, तो वहाँ पर क्या है कि कुशलता का नाम जो है दक्षता अंकेक्षण कर दिया गया। इंग्लिश में तो इसे एफिशिएंसी ही बोलेंगे, तो वहाँ चेंज नहीं हुआ। तो ये भी यूनिट नंबर 2 से आया हुआ प्रश्न है। इसके अतिरिक्त पेपर नंबर 2 में अगर आप जाएं तो वित्तीय विवरण पत्रों के विश्लेषण के संदर्भ में अनुपात विश्लेषण क्या है, ये भी जो है यूनिट नंबर 1 का जो जितनी भी तकनीकें हैं वित्तीय विश्लेषण विवरण की, उनमें से आया हुआ प्रश्न है। फिर बजटन से आप क्या समझते हैं। देखिए बजटन जो है पिछले सिलेबस में अलग से थोड़ा ब्रॉड करके दिया गया था, इस बार तो उन्होंने सिर्फ 2 टॉपिक दिए हमें, एक तो निष्पादन बजट और एक शून्य आधारित बजट। तो हम पढ़ेंगे तो सही से, लेकिन ये वर्तमान में जो है ओल्ड सिलेबस के अनुसार ये प्रश्न है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर और इसके जो डूज और डोंट हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो भी आपको बता दूंगा। सामाजिक अंकेक्षण, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, यूनिट नंबर 2 में से आया है और एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है जो उन्होंने दे रखा है डायरेक्ट, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर आप देखें 5 नंबर में कोष प्रभाव विश्लेषण की तकनीकें, तो ये भी यूनिट नंबर 1 से है। जो मैंने 8 तकनीकें आपको बताई थी वित्तीय विश्लेषण विवरण की तकनीकें, उनमें से पूछा गया है। 5 नंबर वाले में जो पहला सवाल है, शून्य आधार बजटन पर टिप्पणी लिखिए, यूनिट नंबर 3 शून्य बजट की प्रारंभिक जानकारी। तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये लास्ट ईयर भी आया था और इस बार भी जो है सिलेबस में इसी तरह से जोड़ा हुआ है। फिर अपन देखें नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यशील पूंजी की जो परिचालन चक्र अवधारणा, देखिए ये अब सिलेबस में नहीं है, ओल्ड सिलेबस का हिस्सा था, वर्तमान में इसको मैंने कैंसिल कर दिया। हालांकि मैनेजमेंट में ये है, तो वहाँ पर अपन अलग से इसका एनालिसिस करेंगे। और आगे चलते हैं, तो इस पूरी जो अपन ने ये अभी एनालिसिस किया है, इसका मोरल क्या है, इसका लर्निंग पॉइंट क्या है। देखिए सबसे पहला लर्निंग पॉइंट मैं आपको बताऊं कि हमारा एग्ज़ाम है वो एक टास्क बेस्ड एग्ज़ाम है, मतलब प्री में आपकी ऑब्जेक्टिविटी की जांच की जाती है कि आपने कितना बारीकी से चीज़ों को पढ़ा हुआ है। हमें विकल्प दिए जाते हैं प्रश्न के साथ में और फिर उसका उत्तर का हमें एक चयन करना पड़ता है। फिर मेंस में आते हैं तो आपको जो है सब्जेक्टिविटी का ध्यान रखना है कि आपकी विश्लेषण करने की क्षमता कितनी है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और विश्लेषण कीजिए, इस पर प्रकाश डालिए और इसके बारे में जो है चर्चा कीजिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या है कि हमें अपनी जो अंदर की डेप्थ नॉलेज है, जो हमने पढ़ाई की है, उसे हमें वहाँ पर जो है प्रदर्शित करना पड़ता है। तो एफर्ट जो है, अगर आप इंटरव्यू तक इस पूरी फाइनल तीनों प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो अगर आप उसे ढंग से देखें तो वो जो है एक पूरा प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, बहुत छोटा परिणाम नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, तो एफर्ट जो है वो कम भी नहीं होना चाहिए और हमारी डिमांड से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। काफ़ी बार एनसीईआरटी और आरबीएससी पढ़ने की जब बात आती है तो बच्चे पेज नंबर 1 से शुरू करते हैं और पेज नंबर एंड तक उससे रटने की कोशिश करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। पूरी एनसीईआरटी या पूरी आरबीएससी पढ़ने की कभी भी नहीं होती। अगर सिलेबस आपके सामने है तो पहले आप उसका एनालिसिस कीजिए। तो यहाँ पर एफर्ट कम भी नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन ज़्यादा एफर्ट वो भी सही नहीं है, क्योंकि हमारी ऊर्जा और हमारा समय वो सीमित है और बहुत कीमती है। डूज और डोंट का चयन आवश्यक है। जैसे कि अगर हमें किसी सब्जेक्ट में जैसे प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे इस कारण नहीं छोड़ सकते कि यार ये तो 20 नंबर के रेंज में आता है तो बाकी सब्जेक्ट में अच्छा कर लेंगे, एक सब्जेक्ट को छोड़ के क्या करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये सही तरीका नहीं है। हमें चाहिए तैयारी को कॉम्प्रिहेंसिव बनाना, ताकि एग्ज़ाम हॉल में हम जाएँ तो हमें कॉन्फिडेंस रहे। और वो जब ही होगा कि जब आप पढ़ाई को कॉन्सेप्चुअली जो है प्रिपेयर करें। जैसे कि हमारा जो पूरा नोट्स है, अभी नेक्स्ट क्लास जो है फर्स्ट यूनिट की होगी, तो मैं आपको ये बताऊंगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान अगर हम रखें तो एग्ज़ाम हमारे बिल्कुल
पूरा 0 से 360 डिग्री के एंगल पर कवर हो जाएगा। वहाँ पर कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जहाँ पर कि आपको लाचार किया है कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी और आरबीएससी को हमने अच्छे से कवर किया है। सिलेबस को देखने को प्राथमिकता दें। आप कोई भी किताब लेने जाएं या कहीं एडमिशन लेने जाएं, उससे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अगर सिलेबस आपके पास में है, आपको सारे पॉइंट पता हैं कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, तो वहाँ पर आपकी जो है आधी से ज़्यादा चीज़ें, यानी 50% जो एग्ज़ाम में सक्सेस का आपका टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, इसमें कोई भी मैं आपको जो है तुष्टिकरण नहीं अपना रहा। सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन फॉर्मेट को पेपर के कंटेस्ट में जानना अहम है कि देखिए यहाँ पर जो है निबंधात्मक प्रश्न है 10 नंबर वाले, वो इस 20 नंबर वाले कंटेस्ट में नहीं आते हैं। और यहाँ पर जो प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाएंगे तो वो बिल्कुल आपसे एक परिभाषा पूछी जाएगी। परिभाषा का मतलब है कि आपको क्या कहते हैं, ये क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके सर्वोच्च अधिकारी कौन है, अगर कोई संस्था है तो इस तरह के प्रश्न वहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो वहाँ पर क्या है, आपके पास में जो चुनौती है ना वो बड़ी नहीं होती। चुनौती का मतलब इन द सेंस आपने जो पढ़ा हुआ है उस पढ़े हुए को आपको वहाँ पर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो वो इतना मुश्किल काम नहीं होता। स्मॉल सब्जेक्ट को हल्के में ना लें। मैं आपसे फिर बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोलने का मतलब आपको एहसास कराना है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। देखिए बड़े सब्जेक्ट को पढ़ोगे, जैसे मैं हिस्ट्री की बात कर लूँ, 50% नंबर लाना बहुत टफ होता है फ्रेंड्स। एथिक्स में फिर भी ठीक है, पबेड में फिर भी ठीक है, पॉलिटी हुआ और हिस्ट्री हुआ, इनमें 50% अगर हम नंबर लाते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अतिरिक्त छोटे सब्जेक्ट हैं 20 नंबर वाले, वहाँ पर आप 20 में से 14 नंबर लिया है तो वो 70% होता है, 15 लिया है तो 75 होता है, और 16 लिया है तो वो 80% होता है। आपको विदित करा दूँ कि आरपीएससी का कट ऑफ आज तक 350 से ज़्यादा नहीं गया है 800 में से, यानी कि लगभग 45% लमसम अगर अपन मान के चलें तो लगभग 45% जो है इसका, 45% से भी कम मान के चलिए, वो इसका कट ऑफ जाता है। उसका कारण यही है कि जो हम मार्जिन निकाल सकते हैं वो 20 नंबर वाले टॉपिक्स में से अच्छा मार्जिन निकाल सकते हैं। क्योंकि छोटे सब्जेक्ट में अगर हो सकता है कि कभी पेपर आपके मन मुताबिक ना आए, या तैयारी में थोड़ा बहुत लूप फॉल भी है, या कोई क्वेश्चन हमने उसको ढंग से ना समझ के कर दिया, तो वहाँ उसका खामियाजा जो है इन छोटे सब्जेक्ट से भरा जा सकता है। फिर न्यू इंडिया जो प्लेटफॉर्म है, देखिए हमारा मोटिव ये रहता है कि हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाएं। काफ़ी प्लेटफॉर्म पर अगर हम जाके देखते हैं तो जैसे राष्ट्रपति एक वो है टॉपिक है पॉलिटी में, तो उसको 30-30, 40-40 घंटे में पढ़ा के रखा हुआ है। जबकि मैं एक सिविल सर्विस के हिसाब से, देखिए हम कोई डिग्री नहीं कर रहे, ना बीए ना बीटेक, तो कंपटीशन है हमारा, और कंपटीशन हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड और टू द पॉइंट होना चाहिए, तभी आप उसका आउटपुट ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सारे जो नोट्स हैं हमारे न्यू इंडिया के, वो आरबीएससी और एनसीईआरटी से जो है हम उनको कंक्लूजन को, क्रिप्स को वहाँ पर डालते हैं। इसमें भी एक छोटा सा जो है वो है क्लू, वो ये है कि फ्रेंड्स आरबीएससी की जो बुक है वो थोड़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली हैं, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली और ज़्यादा डेप्थ में दी हुई हैं। तो नॉर्मली 90% तो देखिए दोनों में कॉमन है, और जो 10% भाग एनसीईआरटी में थोड़ा एक्स्ट्रा है ना, वो आरबीएससी में पूरा 100% कवर हो जाता है। ये सालों साल की पढ़ाई और पढ़ने और पढ़ाने के अनुभव के बाद में हमें पता चल गया है, और ये बिल्कुल हेंस प्रूव्ड है। हर परीक्षा में, वर्ष 2016 का मेंस हो, 18 का हो, या आपका 21 का मेंस हो, इसमें ये बात सिद्ध हो चुकी है कि आरबीएससी एनसीईआरटी से कहीं ज़्यादा बेस्ट हैं। कुछ एक सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आप रेफरेंस जो है ले सकते हैं, जैसे साइंस टेक हो गया, जो टॉपिक आरबीएससी में नहीं है आप बिल्कुल जाइए एनसीईआरटी में। बिल्कुल आपको ऐसा सोचने नहीं है कि एनसीईआरटी तो खराब ही है, नहीं है खराब, लेकिन उनसे ज़्यादा बेस्ट जो है आपकी आरबीएससी बोर्ड की जो बुक्स है वो काफ़ी कन्वीनियंट है, ईजी हैं। दूसरा, इनमें 0 से 360 डिग्री का कवरेज है। अब ये बोलने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आपका प्री का जो पूरा ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए अकाउंट और ऑडिटिंग है, वो एक मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, उसका प्री में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी आरबीएससी बुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसका पूरा क्रिप्स हमने आपको यहाँ पे दे दिया, तो आपको पढ़ने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यूट्यूब पर जो साथी हमारे इन वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो हमारे चैनल से नहीं भी जुड़ते हैं तो भी वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि आरबीएससी इज़ द बेस्ट रादर देन एनसीईआरटी। हमारी जो टेक्निक है वो कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। किस टेक्निक? कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। देखिए हर चीज़ अपन पढ़ाई कितनी भी विस्तार से कर ले, लेकिन वहाँ पर जो हमें लिखनी है वो 50 शब्दों में या 15 शब्दों में, जैसे 2 नंबर वाले हैं, तो टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड लिखना ज़रूरी है। अगर हम वहाँ पर ऐसे लिखने लग जाएं
कि जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, या उसको बहुत ज़्यादा निबंधात्मक रूप से अननेसेसरी लिखने जाएं तो उससे क्या है कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपका जो यहाँ डब्बा है वो गोल है और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टिक टू सिलेबस, सिलेबस पर बिल्कुल आपको फोकस रहना है, मिनिमम रिसोर्स रखने हैं। और मिनिमम रिसोर्स कुछ नहीं होता, देखिए अगर आप प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं तो आपको जो लेक्चर और उसका पीडीएफ मिलेगा वो मोर देन सफिशिएंट है, और उसका पीडीएफ ये क्या है, मोर देन सफिशिएंट है, कभी भी इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम आरबीएससी एनसीईआरटी जो भी बता रहे हैं आपको, इसके अलावा 4-5 ब्रांडेड बुक्स हैं जो मार्केट में चलती है, उन सबका क्रिप्स हमने जो है इसमें डाला हुआ है। और सबसे अच्छी बात है, कोई भी टॉपिक हो अपन उसको नोट्स के बजाय और कहीं से भी अपन अगर उसे कर रहे हैं तो सबसे अच्छा गूगल पर आप उसे ज़रूर सर्च कर सकते हैं। वो सारी मेहनत हमने इसमें ऑलरेडी की हुई है, तो वो जो है आपको बिल्कुल फलीभूत होगा। इसके अतिरिक्त जो है रिवाइज और प्रैक्टिस में आता है मॉक। जैसे कि आप कोई भी मॉक पेपर लगाएं, जैसे न्यू इंडिया में जो है हमेशा इस तरह के मॉक पेपर लगवाए जाते हैं जहाँ पर क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। और हमारे पास जितनी भी टीम है वो सारे आरएस सेलेक्टेड या आरएस के कम से कम 4 से 5 बार मेंस और इंटरव्यू दिए हुए लोग हैं जो इन विषयों के बिल्कुल पारंगत हैं और इन विषयों का पूरा संपूर्ण ज्ञान रखते हैं, और आपको वो सटीक जो एनालिसिस है, रणनीति है, उससे रूबरू कराएंगे जो आपको एग्जाम हॉल से लेकर के इंटरव्यू तक और फाइनल सिलेक्शन के लिए विजयी बनाने में आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। तो फ्रेंड्स, हमारी जो आज का जो भी स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर पूरी होती है। तो मैं आपको एंड में यही सजेशन दूंगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए टाइम है, और टाइम की बचत करने के लिए आपका जो भी चुनाव हो, आपका जो भी चयन हो, वो बहुत सीमित अर्थों में होना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे कि नोट्स है या कुछ भी है, अगर आप प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो देखिए यहाँ पर आपको कोई नोट्स, कोई किताब, कोई बुक, कोई गाइड, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ना इंटरनेट की ज़रूरत है। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। हमारे वीडियो सारे बाइलिंगुअल होते हैं, जिसमें कोई भी ना तो हिंदी भाषा का प्रभाव ज़्यादा है ना इंग्लिश भाषा का प्रभाव ज़्यादा है। किसी भी मीडियम का बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि पिछली बार भी जो मेंस में 2021 में देने वाले हमारे विद्यार्थी हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के हैं, और उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़कर, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, उन्होंने केवल और केवल न्यू इंडिया प्लेटफॉर्म से पढ़ करके अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखा था। और जितने भी मॉक पेपर थे अगर वो आपने लगा लिए तो मैं मानता हूँ कि जो कंटेंट है उससे एक स्टेप ज़्यादा ही हमारे मॉक पेपर होते हैं, उनके सॉल्यूशन और सारी रणनीति, क्योंकि हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी फ्लो चार्ट, मैपिंग के थ्रू, और हम बिल्कुल सेगमेंट वाइज आपको सारे क्लियर करके देते हैं, जो एग्ज़ाम में आपका, बल्कि वो आपका जो है बहुत ज़्यादा आपकी उसको बढ़ा देती हैं स्किल्स को भी। इसके अलावा एग्जामिनर एक इंप्रेशन लेके चलता है, स्टूडेंट की कॉपी वो चेक करता है तो उसको राइटिंग से वो पता लगा लेता है कि आगे की जो अपन चेक कर रहे हैं वो किस तरह की होगी कॉपी। तो वहाँ पर प्रभावशाली लेखांकन अगर आपका नहीं होगा, आपकी आंसर राइटिंग में प्रभावशाली तत्व शामिल नहीं होंगे, तो आप जो है अपने मुकाम से वंचित रह जाएंगे। तो फिलहाल लेक्चर में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही हम जो है इसकी नई जो यूनिट 1 है लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।